बंदरगाह के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये रासायनिक बंदरगाह, रासायनिक निपटारे हेतु इसको बनाया गया है। निपटारे हेतु बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बंदरगाह बोलते हैं, या फिर इसको रासायनिक निपटारे के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बंदरगाह। ये हो गई गुजरात के बंदरगाह की बात। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र के बंदरगाह की बात। तो महाराष्ट्र में है मुंबई और नाहरवा सेवा। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह क्या है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और देश का सबसे बड़ा, दूसरा पॉइंट क्या है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह भारत का आधुनिक बंदरगाह। यह भारत का आधुनिक बंदरगाह है, जिसमें आधुनिक बंदरगाह है जिसमें नाहवा सेवा यह भारत का आधुनिक बंदरगाह नाहवा सेवा जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू नाहवा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये गुजरात के बंदरगाह की बात हो गई, महाराष्ट्र के बंदरगाह की बात हो गई। अब हम देखते हैं गोवा का बंदरगाह। गोवा के बंदरगाह को इधर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए हम पेज बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ है गोवा के बंदरगाह का नाम मार्मा गोवा। मार्मा गोवा की क्या खासियत है, यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ लोहा जापान के लिए निर्यात किया जाता है। यहाँ से लोहा जापान के लिए निर्यात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह। कर्नाटक का बंदरगाह कौन सा है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह। तो न्यू मंगलुरु बंदरगाह यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद में हम देखते हैं केरल का बंदरगाह का नाम। केरल में कौन सा बंदरगाह हमने अभी पढ़ा था, कोच्चिन। केरल के बंदरगाह का नाम क्या है, कोच्चिन। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है और यह मालाबार तट के, इसकी इम्पोर्टेंट यानी खास बात क्या है, यह मालाबार तट पर वेम्बनाड झील के पास किनारे है। वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है। ठीक है, हमने केरल का देखा, कोच्चिन यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यह मालाबार तट के वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कोच्चिन, केरल, ये वगैरह वगैरह सब हो गया। ठीक है, तो हमने ये कौन से देख लिए अभी तक, पश्चिमी बंदरगाह।
भारत के पश्चिमी बंदरगाह हमने देख लिए, क्योंकि गुजरात देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, गोवा देख लिया, केरल देख लिया और कर्नाटक देख लिया। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये बंदरगाह पश्चिमी बंदरगाह है। ठीक है, इनको हमने राज्य वाइज याद किया है। अब हम देखते हैं पूर्वी बंदरगाह। ये इस साइड के जितने भी बंदरगाह हैं ये क्या है? पूर्वी बंदरगाह। अब हम पूर्वी बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वी बंदरगाह के बारे में तो सबसे पहले हमारे ऊपर का कौन सा है? यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? उड़ीसा, कोलकाता है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कोलकाता कौन सा है? पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। इसको भी हम याद कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। ये हम बात कर रहे हैं पूर्वी बंदरगाह के बारे में। पश्चिमी बंदरगाह हो गए, पूर्वी बंदरगाह पश्चिम बंगाल का कौन सा है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता। बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह की खास बात क्या है कि यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, और यह भारत का पहला बंदरगाह जो किसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये जो है कौन सा? पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है कि यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि यह भारत का पहला बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। जो नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? हुगली नदी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन सा द्वीप है? यानी कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप बंदरगाह। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ से भी जापान के लिए ये आयास का निर्यात होते हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह है और जापान के लिए आयास का जाते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। आयास के जाते हैं। अब ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये ख़त्म हो गए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम ये ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम क्या है? यह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है? एक बार देख लो, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हम किसकी बात कर रहे हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह की। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। दूसरा पॉइंट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जलयानों का निर्माण व
वह उनकी मरम्मत भी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जलयानों का निर्माण और उनकी मरम्मत भी की जाती है। और जो जापान से लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से भी होता है। तो एक पॉइंट ये भी आ गया कि जापान से लौह अयस्क का ये होता है, निर्यात होता है का निर्यात यहाँ से होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो चेन्नई के बचे हैं, यानी कि जो तमिलनाडु के तीन बंदरगाह है। कौन कौन से? चेन्नई, तुतीकोरिन और एन्नोर। अब हम बात करते हैं किसकी? चेन्नई की। जो तमिलनाडु का बंदरगाह है उसमें पहला देखते हैं, तमिलनाडु के बंदरगाह में पहला चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह क्या है? ये एक कृत्रिम बंदरगाह है जिसमें सबसे ये कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। यह एक कृत्रिम व भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है और ये प्राचीन बंदरगाह है। तुतीकोरिन चेन्नई के बाद आता है। तुतीकोरिन ये क्या है? यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अब एन्नोर की बात करें, एक और बंदरगाह है यहाँ पे, एन्नोर। तो यह क्या है? यह भारत का सबसे नया 12वें नंबर का बंदरगाह है। भारत का सबसे नया 12वें नंबर का बड़ा, मतलब कि 12वें नंबर का जो बड़ा, जिन्हें 13 बंदरगाह है भारत में, लेकिन 12वें नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। ठीक है, चेन्नई के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट भी हम लिख लेते हैं कि चेन्नई का भार कम करने के कारण, भार कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इसका निर्माण किया कि ये पूरा टेक्निकल है। ठीक है, तो एन्नोर बंदरगाह पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, क्योंकि इसको पूरा कंट्रोल पूरा कंट्रोल कंप्यूटर की टेक्निक से किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। इसको बनाने के लिए विकास बैंक, जो एशियाई विकास बैंक की सहायता से ही इसको बनाया है। तो हमारे वो भी काम में आ सकता है। अगर क्वेश्चन हमको पूछ ले कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाया गया है, तो वो कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह को क्या किया? एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाया। एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, जो हाँ अब हो गए सारे। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो कि
हमारी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनके बारे में हमको जानकारी होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, हम अगर बात करें कि वर्तमान में देश में 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इधर कहीं लिख लेते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में देश में 7,516.5 किलोमीटर की लंबाई की तटरेखा है। जो समुद्री तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। इसको 7,516 भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, कौन सा? कि सर्वाधिक बंदरगाह किस जगह पर है। ठीक है, कि भारत में सर्वाधिक बंदरगाह किस जगह पर है, तो वो आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। महाराष्ट्र ये सर्वाधिक बंदरगाह है। और अगर बड़े बंदरगाह में पूछे कि भारत में बड़े बंदरगाह में सर्वाधिक बंदरगाह किस जगह पर है, तो उसका नाम आएगा तमिलनाडु। जो 13 बंदरगाह है उसमें से सर्वाधिक बंदरगाह मतलब कि 3 बंदरगाह जो बड़े बंदरगाह है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और अगर बड़े बंदरगाह की बात करें तो टोटल हमारे पास 13 है हमारे देश में, और छोटे बंदरगाह की बात करें तो हमारे देश में 200 से ज़्यादा है। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं जिसमें इनके तट की बात करते हैं। ठीक है, तट गुजरात से गोवा तक के तट को, जो गुजरात से ये वाला तट है यहाँ तक, ये गोवा तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये गुजरात से जो गोवा तक ये तट दिख रहा है आपको, ये इस तट को हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ठीक है, ये वाले तट को यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या रखा है? कोंकण तट। फिर उसके बाद बात करें कि गोवा से कर्नाटक तक, जो गोवा से कर्नाटक है यानी कि मार्मा गोवा से न्यूमूर तक, तो इसका नाम क्या है? केनरा तट। ठीक है, ये वाले यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये यहाँ से, तो इसका नाम क्या रखा है? केनरा तट। ठीक है, समझ में आया। अब अगर बात करें कि कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा है? कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट है, ये वाला तट, ये यहाँ से यहाँ तक का तट, इस तट का नाम क्या है? मालाबार तट। ये वाला यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये तट को क्या बोलते हैं हम? मालाबार तट। ठीक है, तो ये कौन से तट है? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट को कितने हैं? पश्चिमी तट 3 है। पहला है गुजरात से लगा के गोवा तक का तट, कौन सा? कोंकण तट। ठीक है, गुजरात से लगा के गोवा तक गोवा तक का तट, यानी कि कांडला से लगा के अपने मार्मा गोवा तक का तट कौन सा है? कोंकण तट। गोवा से लगा के कर्नाटक, मतलब मार्मा गोवा से लगा के न्यूमूर के तट को क्या बोलते हैं? केनरा तट। फिर कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु, मतलब कि न्यूमूर से मंगलुरु से लगा के चेन्नई तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। अब ये हो गए पश्चिमी तट। अब हम देखते हैं पूर्वी तट। ये इधर के जितने भी आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट में जो यहाँ पे था क्या? कन्याकुमारी से लगा के कृष्णा डेल्टा तक जो तट है। ठीक है, कन्याकुमारी से लगा के कृष्णा डेल्टा तक, ये कन्याकुमारी है, यहाँ पे है कृष्णा डेल्टा।
कन्याकुमारी से लगा के कृष्णा डेल्टा तक के तट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये यहाँ से यहाँ तक के तट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है। कृष्णा डेल्टा से लगा के गोदावरी डेल्टा तक के तट ये यहाँ पे कौन सा तट होगा? गोदावरी डेल्टा। ये गोदावरी डेल्टा तट। कृष्णा डेल्टा से लगा के गोदावरी डेल्टा के तट को, ये बीच का जितना भी तट है इसको क्या बोलते हैं? गोलकुंडा। गोलकुंडा तट। समझ में आ रहा है गोलकुंडा तट कहाँ पर है? कृष्णा डेल्टा तट का, ये कृष्णा डेल्टा से लगा के यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी तक। कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक कौन सा होगा? कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से लगा के गोदावरी डेल्टा तक कौन सा आएगा? गोलकुंडा तट। अब गोदावरी डेल्टा से लगा के उत्तर तटीय भाग तक, यहाँ गोदावरी से लगा के ये उत्तर तटीय भाग हो गया। उत्तर तटीय भाग, ये गोदावरी डेल्टा से उत्तर तटीय भाग के ये तट को क्या बोलते हैं हम? उत्तरी सरकार बोलते हैं। उत्तरीय सरकार। ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि गुजरात में जो गुजरात में कौन सा? कांडला बंदरगाह से लगा के गोवा के मार्मा गोवा तक के है, इस तट को क्या बोलते हैं हम? कोंकण तट। फिर गोवा से यानी कि मार्मा गोवा से मंगलुरु तक के तट को क्या बोलते हैं हम? केंद्रा तट। कर्नाटक से लगा के, फिर कर्नाटक के मंगलुरु से लगा के ये कन्याकुमारी तक के हम यानी कि जो ये तट रेखा है इसको क्या बोलते हैं हम? मालाबार तट। फिर ये हो गए हमारे पश्चिम के तट। अब हम पूर्वी तट के बारे में बात करेंगे। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लगा के कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या बोलते हैं हम? कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा के तट से गोदावरी डेल्टा तक के बीच को गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी भाग तक उत्तरी सरकार। ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।